नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएलसी वायरिंग के बारे में। देखिए, पीएलसी वायरिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फील्ड में काम करते हो या काम करना चाहते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको पीएलसी की वायरिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप ब्रेकडाउन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और अगर कुछ नया बनाना चाह रहे हो, कोई नया पैनल डिज़ाइन करना चाह रहे हो, तो उसमें तो सबसे पहला स्टेप ही आपका वायरिंग का होता है। वायरिंग करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम वगैरह की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पीएलसी की वायरिंग कैसे करते हैं, कितने मेथड पीएलसी के वायरिंग के होते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर एक टाइप की वायरिंग का, कि अगर आपको कोई इनकोडर जोड़ना है पीएलसी के साथ तो क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसे वायरिंग होगी। अगर कोई थर्मोकपल आरटीडी जोड़ना है तो क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। डिजिटल अगर आपको वायरिंग करनी है तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। एनालॉग करनी है तो क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। हाई स्पीड करनी है तो क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे मेरे पास आज जो मेन फोकस रहने वाला है वो डेल्टा की पीएलसी पे रहने वाला है। मेरे पास ये डेल्टा की DVP14SS2 पीएलसी है। तो इस पीएलसी के अंदर कैसे, अगर मेरे को कोई एलवीडीटी कनेक्ट करना है, ये एलवीडीटी आपने देखा होगा, इस तरीके के जो डिवाइस है इनको एलवीडीटी बोलते हैं। अगर कोई एलवीडीटी कनेक्ट करना है तो कैसे वायरिंग होगी। अगर कोई मेरे को इनकोडर कनेक्ट करना है, ये जो डिवाइस है इस तरीके का, इसको इनकोडर बोलते हैं, ये रोटरी इनकोडर है। अगर मेरे को इसकी वायरिंग करनी है पीएलसी के साथ तो कैसे होगी। या मेरे को कोई आरटीडी या थर्मोकपल जैसे टेम्परेचर सेंसर आते हैं, इनकी अगर वायरिंग करनी है पीएलसी के साथ तो कैसे होगी। अगर कोई लिमिट स्विच वगैरह मेरे को जोड़ना है तो कैसे मेरी वायरिंग होगी, क्या मेरा फंडा रहेगा। या जो मेरे दूसरे सेंसर रहते हैं, प्रोक्सिमिटी सेंसर या जैसे पुश बटन हो गया या सिलेक्टर स्विच हो गया, इनकी जो वायरिंग है वो कैसे होगी। आउटपुट की वायरिंग आगे फर्दर कैसे होगी, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ कि कैसे इसकी वायरिंग का फंडा रहता है। ड्रॉइंग के फॉर्म में आपको समझ में इजी आएगा। तो एक बार बोर्ड पे चलते हैं। तो दोस्तों, अभी मेरे पास जो ये DVP14SS2 डेल्टा की पीएलसी है, इसके ऊपर जितनी भी डिटेल है, जैसे यहाँ पे साइड में पावर, रन, एरर के इंडिकेटर दिए गए हैं, उसके बाद ऊपर ये X0 X1, नीचे Y0 Y1 जो आउटपुट दी गई है, ये सारी की सारी डिटेल मैं बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ जिससे कि ईजिली समझ में आएगा। जो डेल्टा की पीएलसी रहती है, इसमें जो ये IO वाले कनेक्टर रहते हैं, ऊपर से इस तरीके से जो ये कनेक्टर है वो रिमूव हो जाते हैं। वायरिंग करने के लिए अब इनको निकाल सकते हैं, ईजिली अपनी वायरिंग करके फिर से इनको पीएलसी के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जितनी भी डिटेल है मैं बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा सा एक बार ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको दे ही दिया है कि जैसे पावर का इंडिकेटर है, रन का है, एरर का है, इस तरफ ऊपर की तरफ इनपुट है, नीचे आउटपुट है, फिर इधर इनपुट है, फिर आउटपुट है। ये कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट दिया गया है जहाँ से हम प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे इस तरफ इसकी मेन पावर की सप्लाई है, ये 24 वोल्ट DC है, तो यहाँ पे मेरे को 24 वोल्ट DC की सप्लाई देनी है। दूसरा एक और पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, ये RS485 का पोर्ट है। यहाँ पे देखिए 2 वायर कनेक्ट आपको दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि RS485 के अंदर हम 2 वायर यूज करते हैं। तो ये RS485 की वायरिंग आप यहां से कर सकते हो कम्युनिकेशन के लिए इस पोर्ट से। तो इसकी एक बार डिटेल सारी की सारी मैं बोर्ड पे बनाता हूं और फिर आपको समझाऊंगा कि अलग अलग डिवाइसेस जो आपको वायरिंग करनी है वो कैसे आपको करनी है और क्या आपकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है, कैसे आप पीएलसी चूज करोगे, कैसे आपकी वायरिंग सारा कुछ होगा। तो मैं इसको एक बार बोर्ड के ऊपर बनाता हूं। तो पीएलसी का मैं पूरे का पूरा जो सिस्टम है, जो पूरी की पूरी डिटेल है, वो यहाँ पे डिटेल ड्रॉ करता हूँ डिटेल को, और आपको फिर सारा कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ इसमें इनपुट है, नीचे की तरफ आउटपुट है। इसमें जो इनपुट वाला है टर्मिनल, उस पे सबसे पहले एक लिखा हुआ है SS और एक टर्मिनल यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे आपकी वायर कनेक्ट होगी। ठीक है, SS के बाद आपका है X0, उसके बाद है आपका X1, फिर X2, X3, X4, X5, इस तरीके से आपकी इनपुट है। उसके बाद जो नीचे वाला है, इसमें आपका सबसे पहले लिखा हुआ है, ये आपका इनपुट के लिए है। ठीक है, इसके नीचे एक आपका आउटपुट का मॉड्यूल है, साइड में आपका एक इनपुट है, फिर एक आपका आउटपुट है। तो सभी की वायरिंग सेम होगी। किसी भी एक ब्लॉक को समझ लो, सारी वायरिंग उसके बाद आगे जो है वो सेम रहने वाली है। तो ये इनपुट के लिए हो गया। सबसे पहले इनपुट को ही समझते हैं कि इनपुट का कैसे क्या क्या फंडा रहता है। इसके ऊपर जो 3 इंडिकेटर रहते हैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि आपको पूरा आइडिया लगे। इसके ऊपर एक इंडिकेटर है पावर का, ठीक है, दूसरा इंडिकेटर है आपका रन का, और तीसरा इंडिकेटर है आपका एरर का। तो जैसे ही आप इसके ऊपर पावर सप्लाई दे दोगे, यहाँ पे इस वायर पे आप 24 वोल्ट इनपुट दे दोगे इस पीएलसी को ऑपरेट होने के लिए, तो यहाँ पे जो पावर वाला आपका इंडिकेटर है ये आपका ग्लो करने लग जाएगा। ये जल रहा है तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि आपकी पीएलसी में पावर आ रही है। अगर ये इंडिकेटर नहीं जल रहा तो आपको समझ लेना है कि पीएलसी में पावर जो है वो नहीं आ रही है। उसके बाद है रन के लिए एक इंडिकेटर, इसके सामने लिखा भी हुआ है रन के लिए एक छोटा सा बटन भी है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये बटन भी दिखाई दे रहा होगा आपको, ये नीचे की तरफ यहाँ पे बटन है रन और स्टॉप करने के लिए।
ये जो 3 इंडिकेटर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, पावर, रन और एरर वाले इंडिकेटर है। ये इनपुट आउटपुट, ये इनपुट और ये आउटपुट इस तरीके से हैं। यहाँ पे मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ, तो ये 0 1 2 3 SS इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको बटन को ऊपर रन मोड पे और स्टॉप मोड पे कर दोगे, इसमें रन और स्टॉप लिखा हुआ है बटन पे, ऊपर की तरफ रन है, नीचे की तरफ स्टॉप है, इसको ऊपर की तरफ कर दोगे तो आपका रन वाला इंडिकेटर भी जलने लग जाएगा। और जब आपकी पीएलसी रन मोड में होगी तभी आपकी पीएलसी से आउटपुट निकलेंगी। कई बार मेरे पास फ़ोन आता है, बंदे फ़ोन करते हैं कि सर हमारी जो पीएलसी है उससे कोई भी आउटपुट नहीं निकल रही। तो यही सबसे पहले आपको देखना होता है कि आपकी पीएलसी से अगर कोई भी आउटपुट नहीं निकल रहा है तो आपको सबसे पहले इंश्योर करना है कि आपकी पीएलसी रन मोड में है या नहीं है। अगर पीएलसी स्टॉप मोड में है तो उसको रन मोड में लेके आना है। रन मोड का कैसे पता चलेगा? ये इंडिकेटर जलना चाहिए। तीसरा इंडिकेटर है आपका एरर का। अगर एरर वाला इंडिकेटर आपका जल रहा है तो जो पीएलसी है फिर भी आपकी कोई आउटपुट नहीं देगी, कोई एरर पीएलसी के अंदर आ गया होगा। वो एरर आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है या इंटरनल हार्डवेयर से रिलेटेड हो सकता है। तो आपको इसके साथ एरर को जानने के लिए पीएलसी को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। लैपटॉप में कनेक्ट करके डायग्नोस्ट करके ही आप जान पाओगे कि क्या एरर आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी। तो ये था इन 3 इंडिकेटर के बारे में। अब आगे बचता है ये SS, X0, X1, X2, X3, X4 और X5। अब देखिए हमारे पास अलग अलग इनपुट होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, डिजिटल, एनालॉग, ठीक है, हाई स्पीड, काउंटर, वाउंटर, ये सारा कुछ मैंने बताया। ये अलग अलग इनपुट की टाइप है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई पुश बटन है, आपके पास क्या है? पुश बटन, ठीक है, या आपके पास कोई सिलेक्टर स्विच है, या सेंसर की बात करूं तो सेंसर में आपके पास कोई प्रोक्सीमिटी है, या कोई रीड स्विच है, डिजिटल टाइप रीड स्विच, या कोई लिमिट स्विच लगा हुआ है। अगर ये सारे के सारे आपके इनपुट हैं, डिजिटल इनपुट है, मतलब कि जो या तो प्रेस होंगे या नहीं प्रेस होंगे, मतलब या तो जिनसे आपको वोल्टेज मिलेगा या फिर वोल्टेज नहीं मिलेगा। फॉर द एग्जांपल मैं यहां पे एक लिमिट स्विच लेता हूं। मेरे पास एक ये लिमिट स्विच है। ये लिमिट स्विच कैसे काम करता है? ये लिमिट स्विच अगर आपने इस तरीके से प्रेस हो गया ये, तो ये हमें एक सिग्नल देता है। तो इसकी 2 ही कंडीशन है, या तो ये प्रेस होता है या नहीं प्रेस होता है। तो प्रेस के केस में हमें सिग्नल मिलता है, नहीं प्रेस होने के केस में हमें सिग्नल नहीं मिलता। अगर मैंने इसका NO यूज किया है, इसके अंदर NC भी रहता है। अगर NC यूज करता हूं तो इसका अपोजिट होगा। NC के अंदर जब मैं इसको प्रेस नहीं करता तो सिग्नल मिलता रहेगा, और जब प्रेस कर दूंगा तो वो सिग्नल कट जाएगा। तो ये NO NC के अकॉर्डिंग जो सिग्नल है हमारे वो रहते हैं। तो एक तो इनपुट हो गया मेरे इस तरीके के डिजिटल इनपुट कि पुश बटन, सिलेक्टर स्विच हो गए, इमरजेंसी स्विच हो गए, प्रोक्सीमिटी हो गए, रीड स्विच हो गए, लिमिट स्विच हो गए। कौन से वाले? जो आपके डिजिटल टाइप वाले हैं कि वोल्टेज या तो आ रही है या नहीं आ रही है। तो इनकी वायरिंग करने के लिए आपके पास जो ये ऑर्डिनरी इनपुट रहते हैं, X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, आप इन पे इनकी वायरिंग कर सकते हो। इनकी वायरिंग कैसे होगी? सबसे पहले उसी की वायरिंग देखते हैं, उसके बाद इनकोडर की वायरिंग देखेंगे, और फिर देखेंगे हमारे जो एनालॉग इनपुट थर्मोकपल LVDT उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो पीएलसी पे इनपुट पहुंचाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे को कहीं पे भी कोई सिग्नल पहुंचाना है तो मेरे को 2 वायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इनपुट भी क्या होता है? एक वोल्टेज ही होती है। इनपुट क्या होता है? एक वोल्टेज होती है जो कि पीएलसी के ऊपर पहुंचाते हैं, जिससे पीएलसी को ये पता चलता है कि फील्ड में वहां पे ये एक्शन एक्टिवेट हुआ है, और उस एक्शन के एक्टिवेट होने से यहाँ पे वोल्टेज आएगी। तो पीएलसी कंसीडर करेगा कि हाँ भाई वहां पे वो टास्क हो रहा है जो यहाँ पे मैंने इस पे वायरिंग कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस X0 के ऊपर एक स्विच कनेक्ट कर देता हूं। मैं क्या कर देता हूं? एक स्विच कनेक्ट कर देता हूं। तो अब क्या होगा? जब मैं इस स्विच को प्रेस करूंगा तो यहां से जो वोल्टेज है निकल के वो X0 पे आएगी, और पीएलसी ये अंडरस्टैंड करेगी, ये समझेगी कि फील्ड के अंदर ये वोल्टेज, ये जो बटन है इसको प्रेस किया गया है। तो इस तरीके से फिर प्रोग्राम में फर्दर ये कंसीडर करेगा जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है कि जब ये इनपुट आएगा तो उस टाइम पे क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने प्रोग्राम बना रखा होगा, मान लीजिए आपने इस इनपुट से कोई आउटपुट को ऑन कर रखा होगा, X0 से आपने Y0 आउटपुट को ऑन कर रखा होगा, तो वो आपकी आउटपुट पीएलसी ऑन कर देगी। तो इस तरीके से सिस्टम जो है वो चलता है। अब ये जो वायर है, आपको पता है कि सिग्नल पीएलसी के ऊपर पहुंचाना है वो वायर्स के थ्रू पहुंचेगा, और वोल्टेज पहुंचाने के लिए हमें कितनी वायरों की जरूरत पड़ती है? 2 वायरों की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लूं, मेरे पास एक ये बल्ब है, ठीक है, मेरे को इसको ग्लो करना है, तो मेरे को इस पर 2 वायरें कनेक्ट करनी पड़ेंगी, एक लाइन और न्यूट्रल। अगर ये
ये एसी के केस में काम कर रहा है। अगर ये डीसी के केस में काम कर रहा है तो मेरे को यहाँ पे प्लस और 0 वोल्ट कनेक्ट करना पड़ेगा। प्लस में आपका 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट कनेक्ट करोगे, 24 वोल्ट है तो 24 वोल्ट कनेक्ट करोगे, जिस भी स्टैंडर्ड का आपका ये बल्ब है। तो इस तरीके से आपको कोई सिग्नल अगर कहीं पे पहुंचाना है, कोई वोल्टेज पहुंचानी है, तो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी 2 वायर की। अब अगर मैं पीएलसी पे इतनी सारी इनपुट है, इन सभी इनपुट के लिए 2-2 वायर लेके आऊंगा, वो भी एक वायर क्या रहेगी, कॉमन ही रहेगी। क्यों? मान लीजिए अब मेरे को ये 2 बल्ब जलाने हैं, मेरे को ये जो 2 लाइट है इनको ग्लो करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये एक ही जगह पे लाइटें हैं, यहां पे ये एक ही जगह पे लाइटें हैं और यहां पे मेरा वोल्टेज का सोर्स है। एक तरीका तो ये है कि यहां पे जो प्लस और माइनस है, एक वायर ये लेके जाऊं, एक वायर ये लेके जाऊं, फिर इसको चलाने के लिए एक वायर यहां से लेके जाऊं, एक वायर यहां से लेके जाऊं। तो ये लाइट L1 और लाइट L2, इन 2 लाइटों को चलाने के लिए कितनी वायरों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 1 2 3 4 वायरों की रिक्वायरमेंट पड़ गई। अब अगर ऐसा कर दूं कि ये 4 वायरों की जगह मैं यहां से सिर्फ 3 वायर लेके जाऊं, वो कैसे कि एक जो वायर है उसको मैं कॉमन कर लूं। अभी मैं क्या करूंगा, सेम मेथड है, प्लस माइनस, प्लस वाली वायर को तो यहां से लेके गया, इस वाले के लिए भी प्लस वाली वायर को लेके गया, बट माइनस के लिए एक ही वायर लेके गया और इसको यहां से यहां कॉमन कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये जो लाइटें हैं आपकी, जो 4 वायरों से काम कर रही थी वो 3 वायरों से काम करेंगी। अब यहां पर ये बिल्कुल सिस्टम सिंपल है, कोई कंट्रोलिंग नहीं है। अगर कोई कंट्रोलिंग लगानी है, स्विच लगाना है, तो ये जो पॉजिटिव वाली वायर है, इन दोनों वायरों के बीच में स्विच लगा दूंगा। यहां पे क्या लगा दूंगा, एक स्विच लगा दूंगा, यहां पे भी स्विच लगा दूंगा, यहां पे भी स्विच लगा दूंगा। तो अब क्या होगा, अब ये जो लाइट 1 है, जब ये स्विच प्रेस होगा, यहां से इसको वोल्टेज मिलेगा और यहां से ये जा रहा है तो ये ऑन हो जाएगा। ऐसे ही जब ये स्विच 2 प्रेस होगा तो यहां से इसके पास वोल्टेज जाएगा, यहां से कॉमन कर ही रखा है तो सीधा इसको मिल जाएगा, तो दूसरी लाइट ऑन हो जाएगी। तो मैंने कॉमन को एक ही कर दिया जहां पे वोल्टेज को पहुंचाना था। तो जहां पे 4 वायरें यूज हो रही थी, वहां पे कितनी वायर यूज होगी, 3 वायरों से मेरा काम हो गया। अब ये तो सिर्फ 2 के केस में था, पीएलसी के ऊपर तो बहुत सारी इनपुट रहती हैं, तो वहां पे तो वायरें मेरी ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगी, आधी हो जाती हैं। तो अब यहां पे भी क्या होता है, सेम मान लीजिए मेरे को कोई इनपुट की वायरिंग करनी है, तो मेरे को यहां पे पीएलसी पे एक तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी पावर सोर्स की, कि वोल्टेज पहुंचाने के लिए कि मैं क्या लूंगा पीएलसी पे, एक एसएमपीएस की जरूरत पड़ेगी मेरे को। सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एसएमपीएस की जरूरत पड़ेगी। एसएमपीएस क्या होता है, 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई हमारी इंडस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड यूज होती है। तो ये एक डिवाइस होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि हमें एसी को, इसके अंदर वोल्टेज देते हैं हम लाइन और न्यूट्रल। ये 120 वोल्ट भी हो सकता है आपका, सॉरी 110 वोल्ट से 220 वोल्ट के बीच में ये ऑपरेट करते हैं एसी पे। तो यहां पे हम 110 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट एसी इनपुट देते हैं और आउटपुट में हमें क्या कन्वर्ट करके दे देता है, 24 वोल्ट डीसी जो सप्लाई है वो कन्वर्ट करके दे देता है। यहां पे 24 वोल्ट प्लस और फिर 0 वोल्ट, यहां पे 2 टर्मिनल हमें मिल जाते हैं। तो हमें पीएलसी को इंस्टॉल करने के लिए डीसी पावर सोर्स की जरूरत पड़ेगी। डीसी पावर सोर्स क्या होगा हमारा मशीन के अंदर, एसएमपीएस होगा, जिसके थ्रू हम पीएलसी की वायरिंग करेंगे। अब वायरिंग करने के लिए हमारे पास जो X0 इनपुट है, यहां पे मैंने आपको बताया कि आपको वोल्टेज पहुंचानी पड़ेगी, तभी पीएलसी को पता चलेगा कि कोई सिग्नल उसके पास आया है। तो अब यहां पे वोल्टेज पहुंचाने के लिए कितनी वायरों की जरूरत पड़ेगी, 2 वायरों की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास यहां 24 वोल्ट और 0 वोल्ट है, मैं दोनों में से किसी को भी कॉमन कर सकता हूं। तो मैं ये जो 0 वोल्ट है इसको SS पे जोड़ देता हूं। ये जो SS है ये क्या है, कॉमन है। जैसे 2 लाइटों के लिए कॉमन मैंने बनाया था ना, एक कॉमन कर दिया था वायर को लूप करके। ये जो 2 लाइटें मैंने लगाई थी और इसमें से ये जो टर्मिनल था मैंने यहां पे आपस में लूप कर दिया था और एक वायर यहां पे दिया था। ऐसे ये जो SS है, ये जितने भी इनपुट दे रखे हैं X0 X1 X2 3 4 5 6 7, जब तक नेक्स्ट SS आपको पीएलसी पे लिखा हुआ नहीं मिलता, मान लीजिए 7 के बाद आपका नेक्स्ट SS आ गया, तो ये जो SS है इन 8 इनपुट के लिए 0 से 7 जो ये इनपुट है, ये 8 इनपुट के लिए कॉमन है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट SS होगा इसके लिए आगे इनपुट होंगी X10 X11 X12 X13, जहां तक भी जाएगा X17 तक। फिर उसके बाद आपके पास अगर SS आ रहा है तो ये जो SS है अब इन इनपुट के लिए कॉमन है। अगर ये SS यहां पे नहीं आ रहा तो ये जो आगे इनपुट है इनके लिए भी आपका सेम कॉमन रहने वाला है। तो ये क्या है, कॉमन है। मतलब जो 2 वायर आपको पहुंचाने थे पीएलसी पे वोल्टेज के लिए, कि एक ये 0 वोल्ट और एक ये 24 वोल्ट, वो मैंने 0 वोल्ट एक ले आया और पीएलसी का जो इंटरनल हार्डवेयर है, ये जो पीएलसी के अंदर इंटरनल हार्डवेयर है, इसी के अंदर
ये जो SS है हर एक इनपुट के लिए शॉर्ट कर दिया उसने अपने आप ही, एक सर्किट बना दिया, तो आपको बाहर से कॉमन करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको सिंपल इतना करना है कि ये SS आया, ये SS आप इसको कॉमन भी बोल सकते हो, SS की फुल फॉर्म होती है सोर्स या सिंक। ये क्या कंसेप्ट होता है ये भी आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पे ये जो SS आया है X0, अब आपको इस SS पे आपने SS पे दे दिया 0 वोल्ट, और ये जो X0 है, X1 है, X2 है, इनके ऊपर आपको देना पड़ेगा प्लस 24 वोल्ट, क्योंकि जब अपोजिट पोलैरिटी आएंगी तभी आपका वोल्टेज जो है वो पहुंचेगा। तो यहां पे 0 वोल्ट डायरेक्ट आ चुका है। ये जो 24 वोल्ट है इस पे लगाऊंगा मैं स्विच। तो यहां पे अगर मेरे को पुश बटन लगाना है, एक पुश बटन लगा दूंगा। यहां पे जो दूसरा है इस पे अगर पुश बटन लगाना है, पुश बटन लगा दूंगा, और यहां से ये 24 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे ही तीसरे पे लगाना है, तीसरे पे लगा दूंगा। कोई इमरजेंसी स्विच लगाना है, इमरजेंसी स्विच लगा दूंगा, और यहां पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। कोई लिमिट स्विच लगाना चाहता हूं तो लिमिट स्विच लगा दूंगा, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो वायरिंग है वो कनेक्ट होगी। ये आपके पुश बटन हो गए, ठीक है जी, ये आपका इमरजेंसी हो गया, और ये आपका LS लिमिट स्विच हो गया। अब यहां पे क्या कंसेप्ट बन रहा है, 0 वोल्ट को आपको डायरेक्ट जोड़ देना है एक वायर से आपके PLC के SS टर्मिनल पे। 0 वोल्ट कहां से लेना है, SMPS से लेना है। उसके बाद जो दूसरा 24 वोल्ट है आपका, इसके थ्रू आपको भेजने अपने स्विचिंग डिवाइस। तो आप 24 वोल्ट से एक वायर को उठाओगे, पुश बटन के ऊपर पीछे आपका NO या NC लगा है तो उस पर 3 या 4 नंबर आपका लिखा होता है। अगर NO लगा है, ठीक है, NC लगा है तो 1 और 2 लिखा होगा। तो आप 3 पे दोगे 24 वोल्ट, और 4 से दूसरी वायर निकाल के अपनी लेके चले जाओगे PLC पे। ऐसे ही X0, X1, X2, X3 के लिए आप जोड़ोगे। अब ये जो वायरें आपने जोड़ी हैं, ये जो वायरिंग आपने की है, इसमें क्या होगा, 0 वोल्ट आपका डायरेक्ट आ रहा है, एक आपकी वायर डायरेक्ट आ गई, वोल्टेज डायरेक्ट आ गई, दूसरी आपकी स्विच के थ्रू आ रही है। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करोगे तो यहां से जो आपकी वोल्टेज है ये आ गई, कॉमन यहां से मिल ही रहा है। तो यहां पे X0 के लिए एक इंडिकेटर भी लगा रहता है PLC पे, वो इंडिकेटर आपका ग्लो कर जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि PLC पे एक सिग्नल आ चुका है। सेम दूसरे केस में होगा, तीसरे केस में होगा। तो यह है वायरिंग का मेथड। अब देखिए यहां पे चीज आई है कि SS है, SS पे अगर मैंने 0 वोल्ट कॉमन दिया, SS पे अगर मैंने 0 वोल्ट कॉमन दिया, और जो मेरे स्विच हैं वो किस पे लगे, पॉजिटिव पे लगे, तो इस मेथड को बोलते हैं सोर्स मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं, सोर्स मेथड बोलते हैं। अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं, मैं जो ये 24 वोल्ट है, ये जो 24 वोल्ट है इसको डायरेक्ट कॉमन पे दे दूं, और ये जो स्विच है ये 0 वोल्ट के थ्रू लगाऊं, ये जो स्विच है वो किसके थ्रू लगाऊं, 0 वोल्ट के थ्रू लगाऊं, तो इसमें क्या होगा, सिंक बोलेंगे। इस मेथड को क्या बोलेंगे, सिंक बोलेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपके सेंसर चूज होंगे। जो वायरिंग का मेथड आपने लिया है, अगर आपने 0 वोल्ट कॉमन पे दिया है और 24 वोल्ट पे आपने स्विचिंग डिवाइस लगाए हैं, तो आपका मेथड होगा सोर्स, और आपके सेंसर लगेंगे PNP टाइप। अगर आपने अपोजिट किया है, आपने 24 वोल्ट को डायरेक्ट SS पे दिया है और जो स्विचिंग डिवाइस हैं वो 0 वोल्ट पे लगाए हैं, तो आपका मेथड होगा सिंक, और सेंसर लगेंगे आपके NPN टाइप। ये ध्यान रखना है। बंदे गलती करते हैं, PLC इंस्टॉल कर दी किसी और उसमें, और जो वायरिंग कर दिया किसी और तरीके से, और सेंसर ले लिए किसी और टाइप के। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। अब अगला देखते हैं कि जो हमारा इनकोडर वगैरह रहता है उसकी वायरिंग कैसे करते हैं, एलवीडीटी वगैरह की वायरिंग कैसे होती है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया सारे का सारा डिजिटल के बारे में कि लिमिट स्विच, पुश बटन, इस तरीके के आपको डिवाइसेस लगाने हैं। अब अगर आपको इनकोडर की वायरिंग करनी है, जैसे मेरे पास ये अभी इनकोडर है, आपको इसकी इनकोडर की वायरिंग करनी है, तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, इसमें तो अलग अलग वायर हैं, कोई एक वायर आ ही नहीं रहा, 2 वायर आ ही नहीं रहे, इसको कैसे जोड़ूंगा। देखिए, इनकोडर की अगर आपको वायरिंग करनी है, इनकोडर से जो आपको आउटपुट मिलता है, मतलब इनकोडर का आउटपुट बनता है PLC का इनपुट। इसको मैं रफ कर देता हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी सा रहता है, ये कोई इतना इसके अंदर वायरिंग के अंदर रहता नहीं है सिस्टम। अगर मेरे को इनकोडर की वायरिंग करनी है, मेरे को क्या करना है, इनकोडर की वायरिंग करनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनकोडर से मेरे को मिलती है हाई स्पीड आउटपुट। क्या मिलती है, हाई स्पीड पल्स मिलती हैं। ये हाई स्पीड इनकोडर की आउटपुट क्या होगी, PLC के लिए इनपुट होंगी। इनकोडर की आउटपुट PLC के लिए क्या बनेगी, इनपुट बनेगी। ये जो PLC है, ये जो PLC है, इसके ऊपर ये जो इनकोडर है, इसकी वायरें कनेक्ट होंगी। ये वायरें क्या देंगी, हाई स्पीड इनपुट देंगी।
तो ये नॉर्मल X0, X1, X2 पे कनेक्ट नहीं कर सकते। आपको इसकी वायरिंग करने के लिए हाई स्पीड इनपुट की जरूरत पड़ेगी। आपको पीएलसी की जो मैनुअल है उसमें देखना पड़ेगा कि आपकी जो इनपुट नंबर है X0, X1, X2, X3 ये कौन से टाइप की है, ये नॉर्मल है या हाई स्पीड है। अगर हाई स्पीड है तो ही आप इनकोडर की वायर को कनेक्ट कर सकते हो। हाई स्पीड है तो इनकोडर से आपकी दो वायर आएंगी, एक आपकी A पॉजिटिव होगी, एक आपकी A नेगेटिव होगी, जो कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होती है। ये डिटेल आपको मिलेगी सारी की सारी इनकोडर के ऊपर से। ये देखिए यहाँ पे ये जो इनकोडर है इसके ऊपर यहाँ पे डिटेल दी रहती है सारी की सारी वायरों की। इसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी वायरिंग करनी होती है। ये जो इनकोडर है यहाँ पे देखिए जो ये ब्राउन कलर की वायर है, ब्राउन का लिखा हुआ है +24, आपको इसको ब्राउन और ब्लू पे आपको 0 और 24 वोल्ट देना है। शील्डिंग को आपको ग्राउंड करना है। उसके बाद आपकी 3 वायर बचती हैं, एक आपकी ऑरेंज, एक आपकी व्हाइट और एक आपकी ब्लैक, ये वाली, ठीक है, ये हट गई और ये 3 वायर आपकी बचेंगी। ठीक है जी। इन 3 वायरों के अंदर आपकी जो ब्लैक वायर है ये आपका आउट A है, व्हाइट वायर है आपकी आउट B है, ऑरेंज वायर आपकी आउट Z है। तो ये जो आउट A और आउट B इसको यूज किया जाता है और Z वायर है, इन 3 वायरों को यूज किया जाता है। आउट A को X0 पे कनेक्ट करते हैं, आउट B को आप X1 पे कनेक्ट करोगे और आपको Z भी चाहिए तो आप X2 पे कनेक्ट करोगे Z को। तो इस तरीके से आपकी 3 वायरें हो जाएंगी। 0, 24 आपको इनकोडर पे डायरेक्ट दे देना है, फिर इसमें कोई कॉमन का केस नहीं है। कॉमन पे आपको इनकोडर के अकॉर्डिंग ही इनपुट देनी है। ये जो इनकोडर है ये भी PNP, NPN टाइप आते हैं। अगर आपका इनकोडर PNP टाइप है तो कॉमन पे क्या दोगे, PNP टाइप इनकोडर है तो कॉमन पे 0 वोल्ट दोगे, NPN टाइप इनकोडर है तो कॉमन पे 24 वोल्ट आप दोगे। तो इस तरीके से आपका जो इनकोडर है उसकी वायरिंग होगी। अब अगला आ जाता है कि सर LVDT वगैरह जो हम लगाते हैं इनपुट के अंदर, ये जो LVDT वगैरह लगाते हैं इसकी वायरिंग कैसे होगी। तो LVDT देखिए हमें 0 से 10 वोल्ट देता है एनालॉग वोल्टेज। ये क्या देता है, 0 से 10 वोल्ट। ये जो दूसरे डिवाइसेस थे वो सारे क्या दे रहे थे, 24 वोल्ट पे काम कर रहे थे। इनकोडर भी आपका 24 वोल्ट के सिग्नल निकालता है, 24 वोल्ट पे काम करता है। कुछ 5 वोल्ट के भी आते हैं, उसमें फिर PLC का इंस्टॉलेशन भी 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब ये जो LVDT है ये देता है 0 से 10 वोल्ट। अब आपको पता है कि वोल्टेज को ट्रांसफर करना है, सिग्नल को ट्रांसफर करना है, तो कितनी वायरें आपकी लगनी है, आपकी 2 वायरें लगनी ही लगनी है। इसलिए जो भी आपके एनालॉग डिवाइस होते हैं उसमें आपको 2 वायर मिलती हैं। होनी तो चाहिए आपकी डिजिटल में भी, बट डिजिटल में जो SS है वो क्या कर देता है, कॉमन कर देता है, तो इस वजह से एक ही में बात बन जाती है। तो ये जो LVDT है, LVDT से आपको 2 वायर मिलेंगी, एक में आपकी 0 वोल्ट होगी, दूसरे में आपकी 10 वोल्ट होगी। अब ये जो 0 और 10 वोल्ट है, ये जो X1, X2, X3 है इस पे कनेक्ट नहीं हो सकती। इसके लिए आपको चाहिएगा एक एनालॉग मॉड्यूल या फिर इनबिल्ट आपका एनालॉग फंक्शन। जो एनालॉग मॉड्यूल होगा उसके अंदर आपको 2 सिग्नल आपको देखने को मिलते हैं, एक वोल्टेज की फॉर्म में वो सपोर्ट करते हैं, दूसरे वो करंट की फॉर्म में सपोर्ट करते हैं। तो LVDT से हमें मिलती है वोल्टेज की फॉर्म में सिग्नल, तो हमें एक एनालॉग मॉड्यूल लेना है जो 0 से 10 वोल्ट सपोर्ट करता होगा। वो जो मॉड्यूल होगा उसके अंदर आपको डिटेल मिलेगी। मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वो जो मॉड्यूल होगा 0 से 10 वोल्ट वाला, उसके अंदर आपको बाकायदा सेम सिस्टम मिलेगा। ठीक है, एक उसके अंदर पावर का इंडिकेटर आपको मिलेगा जो ये बताएगा कि PLC के साथ पावर आ रही है नहीं आ रही है। वो मॉड्यूल आपका मेन CPU के साथ कनेक्ट होगा। जैसे ये मेन CPU यूनिट है, इसके साथ एक मॉड्यूल एनालॉग मॉड्यूल में ऐड ऑन करूंगा, तो यहाँ पे ये मेन CPU यूनिट इस तरीके से आएगा और एक एनालॉग मॉड्यूल ऐड होगा जिसपे पावर का एक इंडिकेटर होगा। जैसे ही वो CPU के साथ जुड़ेगा उसमें पावर आ जाएगी, उसमें पावर इस CPU से जाएगी, उसको एक्सटर्नल पावर देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। कुछ मॉडलों में हो सकता है कि आपको एक्सटर्नल पावर सोर्स देना पड़े, वो PLC के मॉडल पे और टाइप पे डिपेंड करता है। अब वो जो मॉड्यूल होगा उसके अंदर आपको 2 इनपुट के वायर मिलेंगे, एक पे आपको +V लिखा मिलेगा और दूसरे पे आपको कॉमन लिखा मिलेगा। ऐसे ही जितने उसके अंदर आपके इनपुट के चैनल हो गए, जैसे डिजिटल इनपुट होती हैं X0 to X7, X10 to X17 डेल्टा के केस में जब ऑक्टल एड्रेसिंग होती है, ऐसे ही एनालॉग के केस में 2 वायरें आती हैं। तो एनालॉग के केस में 2 वायर में एक पे आपको प्लस लिखा मिलेगा, दूसरा आपको कॉमन लिखा मिलेगा। एनालॉग के केस में होते हैं चैनल, जितने आपके चैनल होंगे उतने आपको वोल्टेज और कॉमन वहां पे लिखे हुए मिलेंगे। मान लीजिए आपका 3 चैनल का है तो आपको 3 चैनल के लिए इस तरीके से मिलेगा। आपको सिंपल क्या करना है, +V वाले पे आपको 10 वोल्ट को कनेक्ट कर देना है जो आपकी आएगी LVDT से, और कॉमन पे आपको अपनी जो 0 वोल्ट है उसको कनेक्ट कर देना है। तो सिंपल सी वायरिंग है, जितना जो भी यूज करना है उतना यूज कर सकते हो। अब तीसरा टाइप जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था RTD या थर्मोकपल के बारे में, कि
जैसे ये आरटीडी या थर्मोकपल है, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए आरटीडी या थर्मोकपल को कनेक्ट करने के लिए आपको, ये भी हमारे एनालॉग डिवाइस होते हैं, बट इसके अंदर जो आउटपुट मिलती है वो मिली वोल्ट में मिलती है। तो इसके लिए भी पीएलसी के अंदर डेडिकेटेड मॉड्यूल आते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट पीएलसी पे जोड़ना है तो आपके पास डायरेक्ट जो है वो थर्मोकपल और आरटीडी के मॉड्यूल्स आते हैं। जैसे ये सीपीयू है, वो मॉड्यूल भी इसके साथ आपके कनेक्ट होंगे। थर्मोकपल वाला मॉड्यूल होगा तो आप थर्मोकपल को डायरेक्ट 2 वायर को पीएलसी पे कनेक्ट कर पाओगे। जैसे अभी जो थर्मोकपल दिखाया था, इससे 2 वायर आ रही थी। ये जो थर्मोकपल है, इससे देखिए 2 वायर आ रही हैं। ये थर्मोकपल है, इससे 2 वायर आ रही हैं। तो थर्मोकपल का जो मॉड्यूल होगा उस पर आप डायरेक्ट इन 2 वायरों को कनेक्ट कर दोगे, आपकी वायरिंग हो जाएगी। आरटीडी है, आरटीडी की अलग अलग वायरें होती हैं, जैसे 2 वायर आरटीडी, 3 वायर आरटीडी, 4 वायर आरटीडी। उसके अकॉर्डिंग भी डेडिकेटेड मॉड्यूल आते हैं आरटीडी वाले। आपको वो 2 वायर का है तो 2 वायर वाला लेना है, 3 वायर का है तो 3 वायर वाला लेना है। सिंपल वो मॉड्यूल इंस्टॉल करके, और जो आरटीडी की 2 या 3 वायर है, पर्टिकुलर जगह पे एक चैनल रहेगा, वहां पे कनेक्ट कर देनी है, आपकी वायरिंग हो जाएगी। या फिर ये जो आरटीडी या थर्मोकपल होते हैं, इनको हम डायरेक्ट 0 से 10 वोल्ट है इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एम्पलीफायर आते हैं। हम क्या मैकेनिज्म बनाते हैं, वो थोड़ा सा सस्ता है कि जैसे आपके पास कोई थर्मोकपल है, ठीक है, या कोई आरटीडी आपके पास रखा हुआ है, थर्मोकपल आपके से 10 वोल्ट के अंदर एम्पलीफाई करके हमें दे देता है। आपकी जो वायरिंग है वो आपकी वायरिंग एनालॉग की थर्मोकपल की आप कर सकते हो। तो ये था आपका वायरिंग के बारे में, इनपुट की वायरिंग के बारे में। अब थोड़ा सा आउटपुट को देखते हैं कि आउटपुट को आपको कैसे कनेक्ट करना है। इनपुट तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आउटपुट के अंदर भी सेम सीन रहता है। जो पीएलसी से आपको आउटपुट मिलना है, पीएलसी में आउटपुट भी आपको 2 तरीके के मिलने हैं। एक आउटपुट आपको मिलना है डिजिटल, दूसरा आउटपुट मिलना है आपको एनालॉग। तो डिजिटल आउटपुट जब आपको मिलने हैं तो डिजिटल आउटपुट में C0, Y0, जैसे ये जो पीएलसी है इसके ऊपर जो डिटेल दी गई थी वही डिटेल मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। तो यहाँ पे C0, Y1, C1, Y1, उसके बाद C2, Y2, Y3, Y4, इस तरीके से जो डिटेल है वो मेंशन की गई है। अब इसमें भी क्या है, आपको बताया कि आउटपुट मिलना है तो मतलब वोल्टेज मिलनी है आउटपुट की फॉर्म में। वोल्टेज मिलनी है तो कितनी वायरें लगनी है, 2 वायरें लगनी है। तो ये जो कॉमन है, ये आपकी एक वायर कॉमन से निकलनी है, दूसरी वायर आपकी Y0 से आउटपुट आपको मिल जाना है। कैसे, मान लीजिए आपको 24 वोल्ट चाहिए आउटपुट में, आपको क्या चाहिए, 24 वोल्ट चाहिए। तो आप ये जो कॉमन है इस पे क्या कर दोगे, 24 वोल्ट की एक वायर को इन कर दोगे। और जैसे ही आपका ये जो आउटपुट है Y0 ये ऑन होगा, ये जो कॉमन है इसको 24 वोल्ट को Y0 के थ्रू आपको घुमा के दे देगा। जनरली इसके अंदर एक NO कॉन्टैक्ट इस तरीके से बना रहता है, ठीक है। तो ये बाहर C0 और Y0 इस तरीके से आपको दिखते हैं। आप C0 के ऊपर अपना जो भी वोल्टेज आपको आउटपुट की फॉर्म में चाहिए वो कनेक्ट करते हो, और जैसे ही आपका जो आउटपुट ऑन होता है, ये जो NO कॉन्टैक्ट है ये क्लोज होता है, तो ये वोल्टेज आपको घुमा के वापस दे देता है। ऐसे ही जो अगला कॉमन है, जैसे C0 Y0 है, तो Y0 के लिए कॉमन हो गया C0, आगे आया C1, C1 के बाद आया Y1, तो Y1 के लिए कॉमन होगा आपका C1। आप C1 पे कुछ भी इन करोगे। अब यहां पे ऐसा नहीं है कि आपने C0 पे 24 वोल्ट दे दिया है तो Y1 C1 पे भी आप 24 वोल्ट ही दोगे, नहीं। आप चाहो तो 0 वोल्ट चाहिए तो 0 वोल्ट भी ले सकते हो। तो यहां पे भी अगर आप 24 वोल्ट दे दोगे तो जैसे ही आपका Y1 ऑन होगा, ये C1 की वोल्टेज आपको घूम के 24 वोल्ट वापस मिल जाएगा। ऐसे ही Y1 के बाद आपका अगला कॉमन क्या आया, C2 आया, तो C2 पे भी आपको 24 वोल्ट इन करना पड़ेगा अगर 24 वोल्ट चाहिए। अब C2 के बाद देखिए Y2, Y3, Y4 और Y5, ये 4 आउटपुट एक साथ आ गए, और उसके बाद आपका अगला कॉमन आ रहा है। तो ये जो 4 आउटपुट है Y2, Y3, Y4, Y5, इनके लिए जो कॉमन है वो C2 है। तो C2 पे आपने पॉजिटिव दे दिया तो Y2 से भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, Y3 से भी पॉजिटिव, Y4 से भी, Y5 से भी पॉजिटिव मिलेगा। कब, जब Y2, Y3, Y4, Y5 आपके ऑन होंगे। तो मुझे जो भी आउटपुट चाहिए वो कॉमन पे मैं वोल्टेज इन करूंगा और आउटपुट में सेम मिल जाएगा। अब ये तो वोल्टेज का काम हो गया, पर अगर मेरे को इससे कोई फील्ड में आउटपुट ऑपरेट करनी है तो कैसे करूंगा। मान लीजिए मेरे को कोई रिले को ऑपरेट करना है, तो रिले आपको पता है रिले ऑपरेट होती है 2 टर्मिनल से, A1 और A2 2 टर्मिनल रिले के ऊपर रहते हैं। जब इनके ऊपर मैं वोल्टेज की सप्लाई दे देता हूं तो मेरे जो रिले है वो एक्चुएट हो जाती है, वो ऑन हो जाती है। तो जो रिले ऑपरेट होगा हमारा वो A1 और A2 से ऑपरेट होगा। तो यहां पे
पे आपको पता है कि आपने कॉमन पे क्या दिया है, 24 वोल्ट दिया है, और Y0 से आपको घूम के क्या मिलेगा, 24 वोल्ट ही मिलेगा। तो आप ये जो वायर है, इस वायर को कनेक्ट कर दोगे A1 पे, और A2 पे आपके पास जो SMPS था, सेम SMPS जो इनपुट के लिए यूज किया था वही आउटपुट के लिए यूज करेंगे। उस SMPS जो पॉजिटिव 24 वोल्ट और 0 वोल्ट का था टर्मिनल, उस 0 वोल्ट से आप A2 पे दे दोगे। तो इस तरीके से जितनी भी आपको रिले कनेक्ट करनी है, कॉन्टैक्टर कनेक्ट करने हैं, A1 A2 के थ्रू आप कनेक्ट उनको कर लोगे। अब अगर यहां पे आप उल्टा कर दोगे, इस कॉमन पे 24 वोल्ट की जगह 0 वोल्ट दे दोगे, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो वोल्टेज है अपना, उसकी पोलैरिटी को चेंज करना पड़ेगा। यहां पे आपको 24 वोल्ट देना पड़ेगा और वहां से 0 वोल्ट तो आपके पास डायरेक्ट आ ही रहा होगा। तो आपकी जो रिले है, जैसी Y0 Y1 Y2 जितनी भी आप कनेक्ट करोगे ऑन होगी, आपकी रिले जो वो ऑन हो जाएगी। अब दूसरा केस आता है कि एनालॉग आउटपुट के केस में। एनालॉग आउटपुट के केस में आपको मिलेगी आउटपुट एनालॉग मॉड्यूल से। ये डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है Y0 Y1 Y2 जो मैंने आपको बताया, ये जो मॉड्यूल है आउटपुट के, ये डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है। एनालॉग आउटपुट आपको मिलेगी एनालॉग मॉड्यूल से, उसमें सेम इनपुट की तरह आपको दो वायर मिलेंगे, एक 0 वोल्ट के लिए और दूसरा 10 वोल्ट डीसी के लिए। और अगर वोल्टेज के लिए होगा, अगर करंट के लिए होगा तो एक वायर मिलेगा आपको 0 मिली एम्पियर के लिए और दूसरा 20 मिली एम्पियर के लिए, मतलब एक कॉमन और दूसरा 20 मिली एम्पियर के लिए आपको मिलेगा। या 4 to 20 मिली एम्पियर है, जो भी आपका सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, उसके लिए अलग सिस्टम रहता है। तो इस तरीके से आप पीएलसी के साथ जो अलग अलग डिवाइसेस है उनको कनेक्ट करते हो, उनकी वायरिंग करते हो। हर एक डिवाइस के लिए अलग रिक्वायरमेंट रहती है, वो सारी की सारी डिटेल आपको मैनुअल से निकालनी है कि आपके मैनुअल में जो पीएलसी इनपुट है वो हाई स्पीड सपोर्ट करता है या नॉर्मल इनपुट है, वो सारी डिटेल आपको मैनुअल से लेनी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।